हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग इतिहास की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग एक नए लेसन हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखे हैं। आइए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर निर्माण की योजना थी उससे देखते हैं कि नगर निर्माण की योजना क्या है, किस तरह से नगर बसाए गए थे, उन नगरों में क्या विशेषताएं थी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हेडिंग है नगर निर्माण की योजना। नगर निर्माण की योजना, आइए इसमें हम लोग देखते हैं। नगर निर्माण की जो योजना थी जाल पद्धत, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। जाल पद्धत या ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, अर्थात नगरों में क्या एक जाल की तरह नगर दिखाई देते थे, जाल की तरह बिछे हुए दिखाई दे रहे थे। यह शतरंज के बिसात की भांति थी। जो ये ग्रिड व्यवस्था थी, जाल व्यवस्था थी, वह शतरंज के बिसात की तरह थी। जिस तरह से शतरंज का जो बिसात बोर्ड होता है जिसपे हम लोग शतरंज खेलते हैं, उसी तरह से ये व्यवस्था थी, जाल की तरह थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? समकोण पर काटती हुई थी। एकदम व्यवस्थित सड़कें बनाई गई थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, पूरा एकदम सीधी सीधी सड़कें बनाई जाती थी। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त था। प्रत्येक जो नगर था वो दो भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के रूप में प्रत्येक नगर डिवाइड थे। तो पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में विभक्त थे। पश्चिमी टीले पर किला या दुर्ग होता था। पश्चिमी टीले पर किला होता था, किला या दुर्ग। जो नगर थे तो नगर का जो किला होता था वो पश्चिमी टीला कहलाता था, उसे दुर्ग या किला कहते थे। और पूर्वी टीला पे नगर होते थे या आवास हुआ करते थे। पूर्वी जो टीला होता था वहां पे नगर या आवास होते थे। पश्चिमी टीला, जो पश्चिमी टीला था, जो दुर्ग था, तो दुर्ग क्या है? रक्षा प्राचीर, रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, दुर्गीकृत था, अर्थात उसकी जो बाउंड्री बनाई जाती थी। जो किला इस तरह से होता था कि किला चारों तरफ से घिरा होता था, उसी तरह से ये उस समय भी जो पश्चिमी टीला जो दुर्ग हुआ करता था वो रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा था। कालीबंगा एक नगर था जिसका नगर क्षेत्र, कालीबंगा का जो नगर क्षेत्र था, जो आवास क्षेत्र था, जहां पे साधारण जनता निवास करती थी, वह भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, कालीबंगा का। लोथल और सुरकोटदा, लोथल और सुरकोटदा में एक ही टीले पे दुर्ग और नगर दोनों था। लोथल और सुरकोटदा जो था वहां एक ही टीले पर नगर भी था और दुर्ग भी था। चौदड़ो एकमात्र नगर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था, दुर्गीकृत नहीं था। चौदड़ो क्या था? ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। जल निकास हेतु नालियों की उचित व्यवस्था की गई थी। जल निकास हेतु क्या नालियां बनाई गई थी, उनकी उचित व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नालियों में जगह जगह कचरा इकट्ठा होने के लिए प्लेस बने हुए थे इस तरह से, और जगह जगह नाली साफ करने के लिए ढक्कन लगाए गए थे, जिन्हें जहां कचरा जमा होता था वहां से हम लोग निकाल सकें। चलिए आगे,
नगर के प्रत्येक आवास में एक आंगन होता था। नगर के प्रत्येक आवास में एक आंगन होता था और जो आवास कई कमरों वाला होता था, कई कमरे वाले आवास होते थे। अधिकांश घरों में कुआं होता था। अधिकांश घरों में क्या होता? कुआं थे। अधिकांश घरों में कुआं बने हुए थे। मकान सामान्यतः पक्की ईंटों से बनाए गए थे। जो मकान थे वो सामान्यतः पक्की ईंटों के बने हुए थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य मार्ग पर न खुलकर गलियों में खुलती थी। जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां थी वो मुख्य मार्ग जो था उस पर नहीं खुल के बल्कि गलियों में खुला करता था। ईंटों की जो ईंट यूज की जाती थी मकान बनाने में, उसकी जो माप थी वह 4:2:1 के अनुपात में थी। घरों की दीवारों के प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले। घरों के दीवारों के प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। भवन 2 मंजिले भी थे। जो भवन थे, जो आवास थे, वह 2 मंजिले भी थे। 2 मंजिली आवास भी मिले हैं। क्यों? जो हर घर में ज्यादातर सीढ़ियां बनी हुआ करती थी और सीढ़ियों से प्रतीत होता था कि आवास 2 मंजिला भी थे। धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा जो था वह नगर 3 भागों में बटा हुआ था। और तो 2 भागों में, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में बटा हुआ था, लेकिन धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। दुर्ग, मध्य नगर, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर, इस तरह से ये 3 भागों में बटा हुआ था। दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। तो इस तरह से ये नगर निर्माण की योजना थी। आइए अब हम लोग हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों को देखा जाता है। सिंधु सभ्यता कालीन जो प्रमुख नगर है उन्हें देखा जाता है वारी वारी से। उनकी क्या विशेषताएं थी, कहां से क्या मिला है, कौन कहां स्थित है, ये सब जानेंगे। किसकी खोज कौन किया, ठीक है। आइए देखते हैं। तो प्रमुख नगरों में पहला नगर है हड़प्पा। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज होती है 1921 में। दयाराम साहनी जॉन मार्शल के नेतृत्व में करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में था। आधुनिक, वर्तमान में या आधुनिक साहिवाल जिला, उसका नाम क्या हो गया है? मांटगोमरी था, अब क्या हो गया है? साहिवाल जिला हो गया है। ये कहाँ था? रावी नदी के तट पर था, बाएं तट पे। किस तट पे था? रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा था। सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया 1921 में। 1921 में इसकी खोज हुई जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। हड़प्पा जो था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का नगर था या स्थल था। पहले नंबर पर कौन था सबसे बड़े क्षेत्रफल के रूप में? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हड़प्पा का स्थान आता है। अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास। अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास
के साक्ष्य मिले हैं। 15 मकान मिले हैं जो 2 कतारों में थे। 15 मकान मिले हैं जो 2 कतारों में बने हुए थे। 16 भट्टियां मिली हैं। 16 भट्टियां मिली हैं। धातु गलाने की एक मूसा मिली है, क्रूसिबल। क्रूसिबल मिला है। क्रूसिबल का मतलब ऐसा पात्र जिसमें धातु को गलाया जाता है, उसको मूसा कहते हैं। ठीक है। नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है। नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में क्या होता है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम R37, जिसका नाम क्या रखा गया, R37 रखा गया है। सन 1934 में एक अन्य समाधि यच मिली है। एक अन्य समाधि यच मिली है। तो जो पहला मिला था दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम क्या है, समाधि R37। समाधि R37 रखा गया है। और 1934 में एक दूसरी समाधि मिली है जिसका नाम समाधि यच रखा गया है, जिसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से है। जिसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में आइए जानते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। यह सिंध नदी के दाहिने तट पर है। सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक थी। इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसका जो अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला होता है। सिंधु का बाग, इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। सिंधु का बाग भी कहा जाता है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना है। इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना है। दुर्ग टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास बने हुए हैं। दुर्ग टीले पर स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और पुरोहित आवास बने हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं स्नानागार। विशाल स्नानागार जो मिला था उसके बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग टीले में स्थित है। इसका जो जलाशय है, जो ये स्नानागार है, इसका जलाशय दुर्ग टीले में है। स्नानागार की जो लंबाई है वह 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। जो स्नानागार है 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल
तक सीढ़ियां बनी है, दोनों सिरों पर तल तक, पूरा जमीन तक क्या सीढ़ियां बनी हुई हैं। फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है, जो फर्श है वो पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है, इसके पास एक कमरा है, उस कमरे में बड़ा सा कुआं है, इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता है। इसी से पानी निकालकर जो स्नानागार के हौज में डाला जाता है। दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकालने के लिए नाली बनाई गई है, दक्षिण पश्चिम दिशा से नाली की व्यवस्था की गई है, जिससे कि गंदा पानी बाहर निकल जाए। स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता है। धर्म से रिलेटेड जो स्नान होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग होता है, धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता है। धार्मिक स्नान जब होता है तब इसका प्रयोग, इस स्नानागार का प्रयोग होता है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ये तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। किसको? ये जो विशाल स्नानागार है उसे कौन बताया है? मार्शल ने बताया है। अब हम लोग देखते हैं अन्नागार, जो अन्नागार मिला है, अन्नागार जो है उसको भी देखते हैं। व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार है। व्हीलर कहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? ये जो अन्नागार है वही सबसे बड़ी इमारत है। इसकी जो लंबाई है 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। ये जो अन्नागार है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अब तीसरे नंबर पे सभा भवन, सभा भवन को देखते हैं। सभा भवन दुर्ग के दक्षिण में, दुर्ग के दक्षिण में 27 मीटर गुणे 27 मीटर आकार का वर्गाकार भवन है। 27 गुणे 27 मीटर माप की वर्गाकार भवन बना है दुर्ग के दक्षिण में। उसे क्या नाम दिया गया है? सभा भवन नाम दिया गया है। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास को जानते हैं। स्नानागार के उत्तर पूर्व में, स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 मीटर गुणे 23.77 मीटर का विशाल भवन बना है। 70.1 मीटर गुणे 23.77 मीटर का विशाल भवन बना है। इसे पुरोहित आवास कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी टीले को 3 भागों में, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। HR, VS तथा DK, इन 3 क्षेत्रों में HR, VS तथा DK 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें HR क्षेत्र अधिक प्रसिद्ध है। HR क्षेत्र अधिक प्रसिद्ध है। HR क्षेत्र से ही कांसे की नर्तकी की नग्न प्रतिमा प्राप्त हुई है। HR क्षेत्र से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। 21 मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 21 मानव कंकाल मिले हैं। कब्रिस्तान का कोई उल्लेख नहीं है। कब्रिस्तान का कोई उल्लेख नहीं है। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान का कोई उल्लेख नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है 482 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से सिंध नदी के माध्यम से 482 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों के बीच की दूरी 482 किलोमीटर है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट ने
कहा है। इन दोनों का इतना महत्व है जिसे देखते हुए पिगट महोदय ने इन्हें सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कह दी हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में अन्य प्रमुख नगरों को देखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल दीपिक 5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चौदड़ो सिंध नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है चौदड़ो। 1931 में एन.जी. मजूमदार, एन. गोपाल मजूमदार द्वारा खोजा गया है ये नगर। चौदड़ो को खोजा गया। सिंधु संस्कृत के बाद, सिंधु संस्कृत के बाद यहाँ झूकर संस्कृत तथा झाकर संस्कृत विकसित हुई। सिंधु संस्कृत के बाद यहाँ झूकर संस्कृत तथा झाकर संस्कृत विकसित होती है। मैके द्वारा यहाँ मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना खोजा गया है। मिट्टी के मनके बनाने का कारखाना खोजा गया है। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन मिला है। एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन मिलता है। ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। वक्राकार ईंटें मिली हैं। लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा आदि मिले हैं। एकमात्र स्थल जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां मिली हैं। एक ऐसा स्थल है, यह एक ऐसा स्थल है जहां से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां मिली हैं। पाइप की तरह नालियां मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई, जो मिट्टी की बनी हुई थी और उसे पका दिया गया है। पाइप की तरह ये नालियां काम कर रही हैं। अगला नगर है लोथल। लोथल की खोज एस.आर. राव द्वारा 1954 में की गई। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसे लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में एक बोधीवाड़ा है जिसकी लंबाई 223 मीटर लंबा है। यह 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर गहरा। ये जो बंदरगाह है, बोधीवाड़ा का मतलब बंदरगाह, वह बंदरगाह की जो लंबाई है 223 मीटर लंबा है, 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर गहरा है। इस बोधीवाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है। इस बोधीवाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है जिससे जहाज आते जाते थे, जिससे होकर जहाजें आती जाती थी। दक्षिणी दीवार, जो दक्षिणी दीवार है बोधीवाड़ा की, उसमें अतिरिक्त जल का निकास द्वार है। अतिरिक्त जल के निकलने वाला एक द्वार है दक्षिणी
दीवार में। जब इससे पता चलता है कि वहां पे जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था थी, जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। इस बात से पता चलता है कि वहां पर लोथल में जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। उत्तरी पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र मिले हैं। लोथल का जो उत्तरी पश्चिमी किनारा है वहां पर समाधि क्षेत्र मिला है, समाधि क्षेत्र था जहां से 20 समाधियां मिली हैं। जो समाधि क्षेत्र है, समाधि क्षेत्र से 20 समाधियां मिली हैं। 3 युग्मित समाधियां, 3 युग्मित समाधियां का मतलब जोड़े में थी। इससे ये पता चलता है कि सती प्रथा का अनुमान लगाया जा रहा। इससे युग्मित समाधियों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर सती प्रथा उस समय थी लोथल में। दुर्ग क्षेत्र से, लोथल के दुर्ग क्षेत्र से 126 मीटर लंबा एवं 30 मीटर चौड़ा एक भवन मिला है, जिसे प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी गई है, जिसे प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी गई है। लोथल से भी चौधड़ों की भांति मनके बनाने का कारखाना, हम जानते हैं कि चौधड़ों से मनके बनाने का कारखाना, देखिए यहाँ पे चौधड़ों में मिला था, मैके द्वारा खोजा गया था मनके बनाने का कारखाना। उसी तरह चौधड़ों की भांति लोथल में भी मनके बनाने के कारखाना मिला है। लोथल का जो निचला नगर था, निचले नगर से एक रंगाई कुंड, रंगाई कुंड का मतलब वहां रंगाई कुंड था, अर्थात वहां रंग को घोल दिया जाता था और वहां से फिर रंगाई होती थी, तो रंगाई कुंड मिला है। अगला नगर है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष तथा 1961 में ब्रजवासी लाल द्वारा की गई। 1953 में इसकी खोज किए थे कौन? अमलानंद घोष, और 1961 में ब्रजवासी लाल किए थे। ये जो नगर है ये घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। घग्गर नदी पर स्थित है, किस तट पे? बाएं तट पे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये पड़ता है। ये किस जिले में पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा पड़ता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियां होता है। जुते हुए खेत, जुताई किए हुए खेत, लकड़ी की बेलनाकार नाली, भूकंप के साक्ष, भूकंप आने का साक्ष, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, एक साथ 2 फसल उगाने का साक्ष, ये सब मिला है। क्या क्या मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष मिला है, लकड़ी की बेलनाकार नाली मिली है, भूकंप का साक्ष मिला है, अग्नि हवन कुंड मिला है, अलंकृत ईंट मिले हैं, चूड़ियां मिली हैं, और एक साथ 2 फसल उगाने का साक्ष कालीबंगा से मिलता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग जो प्रमुख नगर थे उन्हें देखे हैं। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, फिर आगे जो और नगर बचते हैं उनको भी देख लिया जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल लिपिक 5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत पहुंचे। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके।